तो एक दिन मैं गई, तो मैंने देखा कोई बड़ी उम्र की महिला बैठी है। बाद में पता चला ये तो ओशो की माँ है करके। तो मैंने उनको नमन किया, नमस्कार किया। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। फिर बाद में ओशो से मैसेज आया, वो वहीं रहते थे एक रूम में, कि मेरी माँ को ना पिक्चर दिखा के लाओ। ज्योति को कहो मेरी माँ को पिक्चर दिखा के लाए। उन दिनों टीवी भी नहीं होती थी और संडे को मोस्टली सब थिएटर्स फुल होते थे। तो मैं सोच में पड़ गई, टिकट कैसे मिलेगी, कहाँ जाएंगे। तो बॉम्बे में एक एरिया है जिसको ऑपेरा हाउस कहते हैं, वहाँ 3 थिएटर हैं। तो मुझे लगा वहाँ कोई ना कोई थिएटर में हमें टिकट ज़रूर मिल जाएगी। तो वहाँ को टैक्सी से मैं वहाँ ले गई ऑपेरा हाउस। बड़ी भीड़ भाड़ थी सब जगह पर, लेकिन एक थिएटर में हमें टिकट्स मिल गई। वहाँ बहुत समय से एक ही पिक्चर चल रही थी, 2 रास्ते करके, पुरानी मूवी है बहुत। टिकट्स मिल गई, हम ऊपर जाके बालकनी में बैठ गए। पिक्चर शुरू हुई तो उस पिक्चर में फैमिली का बंटवारा दिखाते हैं। भाई अलग होते हैं एक दूसरे से, झगड़े होते हैं फैमिली में। तो माँ देख के जोर जोर से रोने लगी। मैं उनका हाथ पकड़ के बैठी थी। कहती भाई ये ना सब झगड़े वगड़े मेरे से नहीं देखे जाते हैं। मैंने कहा माता जी, उनको मैंने कहा माता जी मूवी है ना, तो कुछ कहानी बनानी पड़ती है। तो खैर पूरी पिक्चर हमने देखी और बाहर आए तो मैंने कहा माँ जी कहीं रेस्टोरेंट में चलें, आप कुछ चाय नाश्ता कुछ कर लीजिए। तो बोली भाई मुझे तो बड़ी घबराहट होती है, इतनी भीड़ चारों ओर, इतने लोग, मुझे तो सीधा लेके चल, कहीं नहीं बैठना है अभी। तो हम फिर टैक्सी करके वापस वुडलैंड आ गए। तो ये मेरी माँ से पहली मुलाकात हुई। फिर कुछ दिन बाद पाटकर हॉल में ओशो के महावीर वाणी पर प्रवचन चल रहे थे। उस प्रवचन माला के दौरान एक दिन प्रवचन शुरू हुआ, उसके पहले 2 बड़ी उम्र की महिलाएं स्टेज पर चढ़ गई। उसमें एक माँ थी और एक ओशो की चाची थी। बहुत बड़ा स्टेज था, उस पर एक छोटा तख्त बनाया जाता था जिस पर ओशो बैठते थे। तो ये दोनों ऊपर चढ़ गई और ओशो अपने आके बैठ गए थे। तो वो उठे और स्टेज पर नीचे आए और माँ के पाँव छुए उन्होंने, चाची के भी पाँव छुए। पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो रहा है, ओशो किसके पाँव छू रहे हैं। मैंने तो पहचान लिया कि माँ ऊपर गई हैं। फिर उन्होंने माँ को माला पहनाई, वहाँ संन्यास दिया। तो हॉल में जैसे सिसकियाँ सुनाई पड़ रही थी। बहुत ही वो जो दृश्य था ना, छूने वाला था बहुत। मुझे तो ऐसे फील हुआ जैसे आकाश जैसे जमीन पर उतर आए, ऐसे ओशो उतर के और माँ के चरण छू रहे हैं करके। तो इस तरह मेरा ये कहूँ कि सौभाग्य था कि मैंने माँ को संन्यास लेते हुए देखा। फिर तो मैं वहीं जॉब करती थी। 74 में ओशो पूना शिफ्ट हो गए। मैं आती जाती रहती थी, बहुत वीकेंड से आती थी, कभी लंबी छुट्टी लेके पूना पहुंच जाती थी। तो उस दौरान जब ओशो पूना चले गए तो ओशो के माता पिता दोनों जो गाडरवाड़ा में रहते थे, ओशो के पिता ने अपना काम सब वाइंड अप किया कि सौंप दिया किसको, और पूना में आ गए दोनों। तो जब भी पूना जाना होता था तो इनसे मेरा मिलना होता ही होता था। माँ के पास अवश्य में जाती थी, भले थोड़ा ही टाइम बैठूं। और अक्सर वहाँ संडे को कीर्तन होता था। उनका जहाँ घर था आश्रम में, फ्रांसिस हाउस नाम था, उसके बाहर अच्छी स्पेस थी। तो काफ़ी सन्यासी वहाँ इकट्ठे होते थे और कीर्तन करते थे। वो बड़ा आनंद आता था। ओशो के पिताजी भी कीर्तन में सम्मिलित होते थे
कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजरी बजा रहा है, और फिर सबको प्रसाद बांटते थे। तो वो कीर्तन का भी एक अद्भुत आनंद होता था वहाँ पर। तो इस तरह माता जी से मेरी थोड़ी बहुत मुलाकात होती रहती थी। आगे चल के क्या हुआ कि ओशो फिर रजनीशपुरम गए। रजनीशपुरम गए, मैं उस समय कम्यून में रहती थी। मैंने जॉब रिज़ाइन कर दी थी और कम्यून में चली गई थी मैं। तो एक दिन मैंने सुना कि माँ तो रजनीशपुरम चली गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि माता जी इस एज में। और एक बात जो बताऊं मैं, बड़ी महत्वपूर्ण, ऐसा कहें कि एक गांव से एक औरत आई इस बड़ी उम्र में, और आते ही उसने अपना गाउन पहनना शुरू कर दिया, साड़ी वाड़ी सब हटा दी उसने, और सन्यासियों से ऐसे घुल मिल गई थी कि वो ओशो का कहें जो बड़ा परिवार था सन्यासियों का, उसका हिस्सा बन गई वो। किसी को कैसे कानो कान खबर भी नहीं लगे कि ये ओशो की माँ है करके, ऐसे घुल मिल गई थी सबसे। ये बहुत ही एक अनूठी बात थी कि इस उम्र में अपना सब संस्कार, अपनी कंडीशंस छोड़ के और इस नए तरह की जीवन शैली को अपनाना आसान काम नहीं है। लेकिन माँ ने वैसे कर दिया जैसे वो एक सन्यासिनी है ओशो की, बस उस तरह जीने लगी थी। और फिर खबर मिली कि माँ तो रजनीशपुरम चली गई है। मैं भी रजनीशपुरम गई, लेकिन मुझे करीब 1 साल लग गया रजनीशपुरम पहुंचने में। हम पूना में थोड़ा काम में बिजी थे बहुत, और मैं रजनीशपुरम पहुंच के पहले माँ को मिलने गई मैं। तो उन्होंने बड़ा प्यार किया, बोले वो आ गई करके, अच्छा हुआ पहुंच गई ना। और माँ अक्सर हफ्ते में 1-2 बार ओशो को मिलने जाते थे वहाँ रजनीशपुरम में। तो उन्होंने जाके ओशो को बताया कि ज्योति पहुंच गई है। फिर जब वो दूसरे दिन ओशो को मिलने गई तो ओशो ने उसे कहा कि तू कहती थी ज्योति पहुंच गई है, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ी। जो ओशो ड्राइव बाय पर निकलते थे, हम सब लाइन में खड़े होते थे। ठंड का समय था तो सब जैकेट्स पहनना और सिर पर वो कुछ टोपी डाली हुई है, ट्राउजर्स पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं, तो पूरी एक तरह की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो ओशो ने शायद, मैं ऐसे मानती हूँ कि शायद पहचाना नहीं, और भीड़ भी बड़ी होती थी, इतने लोग लाइनों में खड़े हैं। तो फिर दूसरे दिन ओशो ने कहलवाया उसको, कहना अलग खड़ी रहे तो मैं देख लूँगा। तो मैं जो लाइन थी सब उससे हट के थोड़ा खड़ी रही। तो ओशो जैसे कार में आए ड्राइव बाय के टाइम, मैंने उन्हें नमस्कार किया तो उन्होंने भी मुझे स्माइल दी और ऐसे जैसे इशारे से वेलकम करते हैं ऐसे किया करके। तो ये छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत जैसे छूती थी मन को। तो माँ से अक्सर मिलना जुलना होता रहता था रजनीशपुरम में, और जो भी इंडियन सन्यासी पहुँचते थे तो माँ के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की इस तरह की चीज़ें लाते थे इंडिया से। माँ को एक अलग से छोटी ट्रेलर थी जिसमें किचन भी था। शैलेंद्र और अमित, माँ के दोनों बेटे और मैं, हम सब साथ में काम करते थे। और लंच टाइम में हमें बस पकड़ के, जिसको मैगडेलेना कहते थे, जहाँ सब खाना खाने जाते थे, मैगडेलेना कैंटीन में, तो बीच में एक स्टॉप आता था। अगर माँ के घर जाना है तो उस स्टॉप पर उतरना पड़ता था। तो हम सब बस से जाते थे, बस वहाँ रुकती थी, तो अमित और शैलेंद्र कभी कभी वहाँ उतर जाते थे। तो मैं समझ जाती थी कि ये कैंटीन में खाना खाने नहीं चल रहे हैं, मतलब माँ के यहाँ ज़रूर कुछ बना हुआ है, वहीं खाएंगे। तो मैं भी चुपचाप उनके पीछे उतर जाती थी हमेशा, और उनके पीछे मैं भी पहुँच जाती थी माँ के यहाँ।
तो माँ बड़ा वेलकम करती थी, अरे ज्योति तू आ गई, अच्छा हुआ, आज ये बना है, चलो खा लो। फिर जब ऐसे 3-4 बार वही बात हुई तो माँ बोली तुझे पता कैसे चलता है, तू हमेशा पहुंच जाती है यहाँ जब भी कुछ बनता है। तो मैंने माँ से मजाक की, माँ मुझे सुगंध आ जाती है मैं पहुंच जाती हूँ। कहती है भाई देखो मैं तो किसी को नहीं बुलाती हूँ, मैं किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं ये मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो आ जाए भले आके बैठे खाए पिए। तो फिर मैंने माँ को बताया ये अमित शैलेंद्र उतरते हैं ना, मैं समझ जाती हूँ, मैं भी इनके पीछे आ जाती हूँ। तो माँ भी बड़े प्यार से हंस रही थी, सब हम हंस रहे थे। वहाँ पर रजनीशपुरम में हमें एक जिसको कहे वोचर मिलता था, 10 की $20 का वोचर मिलता था कि हम कुछ भी लेके खा पी सकते हैं। तो माँ हमेशा आइसक्रीम का ऐसा बड़ा टिन जिसको कहें डब्बा मंगा के रख लेती थी फ्रिज में, जो भी आए सबको आइसक्रीम खिलाती थी। तो जब भी मन हो कि हमें आइसक्रीम खानी है तो हम माँ के पास पहुंच जाते थे आइसक्रीम खाने के लिए। इस तरह माँ के साथ मेरा कहें कि एक लगाव बन गया था, मुझे उन पर बड़ा प्रेम आता था और वो भी इतना ही प्रेम करती थी। रजनीशपुरम से वापस जब वो माँ आए, हाँ, वो कहाँ ठहरे? अच्छा ओशो जब अमेरिका से वापस आए इंडिया तो माँ को साथ में ले आए सेम फ्लाइट में और मनाली गए वो। तो माँ भी मनाली गई, माँ के साथ मुक्ति थी जो ओशो का खाना बनाती थी, और शैलेंद्र, अमित, माँ के परिवार के कुछ लोग, वो सब उसी फ्लाइट में थे। सब वहाँ मनाली पहुँच गए थे स्पेन रिजोर्ट में जहाँ वो ठहरे थे। और इस बीच एक और घटना हुई रजनीशपुरम में। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि पूरा शहर बसाना है, तो हमेशा फंड्स की थोड़ी कमी रहती थी। तो एक अनाउंसमेंट हुई थी कि सब लोग हेल्प करो जो कर सकते हो। तो उसमें माँ ने भी अपने गहने दे दिए थे, उनके हाथ में चूड़ियाँ होती थी और चेन है, वो उतार के उन्होंने दे दी थी वहाँ कि इसको भी आप सेल करके वापरो करके। तो जब मैं रजनीशपुरम से वापस आने वाली थी कुछ दिन पहले मुझे ऑफिस में बुलाया गया और एक ड्रॉर था टेबल में, वहाँ कविशा थी करके, उसने कहा ज्योति ये ड्रॉर खोल, इसमें बहुत सारे गहने हैं जो लोगों ने दिए हैं, तो अगर तू पहचान सकती है इसमें माँ के गहने कौन से हैं तो प्लीज़ वो तू ले जा और माँ को वापस करना। तो मैंने खूब ढूंढा, चूड़ियाँ भी पहचान ली, उनकी चेन भी पहचानी मैंने। थोड़ी एक चीज़ और थी जो मुझे डाउट लग रहा था, ये भी शायद माँ की है, तो मैंने वो भी उठा ली। फिर 1 महीने बाद जब मैं इंडिया पहुंची और फिर मनाली गई ओशो को मिलने, तो माँ को मैंने वो गहने दिए कि ये मैं आपके लाई हूँ करके, वहाँ से मिले हैं। तो माँ ने देखे, बोली ये जो लाई है ना ये तो मेरा नहीं है। मैंने कहा माता जी किसका भी है, अब मैं लेके आई हूँ, आप इसको रख ही लो, सब कुछ आपका ही तो है, ऐसा करके। उनको बड़ा संकोच हो रहा था, मैंने आग्रह पूर्वक कहा कि नहीं आप रख लो, आपका ही है ये, तो उन्होंने वो रख लिया था। तो कुछ समय मनाली में रहने के बाद वहाँ मेरा ओशो से भी मिलना हुआ। ओशो ने सब हालचाल पूछा कि उनके जाने के बाद वहाँ रजनीशपुरम में कैसा रहा, क्या क्या चल रहा था। करीब 1 घंटा हम ओशो के पास बैठे थे, बातें हुई। फिर कुछ ही दिनों बाद ओशो वहाँ से नेपाल चले गए। अच्छा, ओशो से मिल के मनाली में मैं जैसे उनके रूम से बाहर आई तो माँ नीलम वहाँ थी। वो मेरे पीछे पीछे आई और पूछने लगी कि तू पूना कब जा रही है। मैंने कहा मुझे पूना नहीं जाना है। मेरे मन में उस टाइम ऐसा भाव था कि बहुत हो गया ये कम्यून में रहना, अब मैं वेट करूँगी देखूँ ओशो कहाँ सेटल होते हैं, तो आसपास कहीं मैं अपना कुछ रहने की व्यवस्था कर लूँगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे पूना नहीं जाना है।
तो कहने लगी तेरे लिए तो तय हो चुका है। सुबह स्वामी आए थे यहाँ, जिनको कम्यून का इंचार्ज बना दिया। उनसे ओशो की बात हो गई है और ओशो ने उनको कहा कि यहाँ ज्योति पहुँचेगी तो मैं उसको भेजूंगा और वो आगे वहाँ अकाउंट संभाल लेगी, तो तुझे तो जाना ही है। तो ऐसा जब मैसेज मिला तो मैं भी चली गई पूना। ठीक है, कहीं तो जाना ही है, चलो पूना जाते हैं। तो मैं कम्यून में वापस चली गई और फिर थोड़े ही दिनों में सुना कि ओशो नेपाल चले गए। वहाँ से नेपाल चले गए और माता जी दिल्ली होते हुए पूना कम्यून में आ गई। उनको कहा गया कि आप अभी जब तक मेरा कुछ सेटल हो जाए आप जाके पूना में रहिए। तो माता जी भी पूना में आ गई। जैसे ओशो सुमीला में आ गए तो उसके बाद कुछ ही दिनों में मैंने मैसेज भेजा माँ को, क्योंकि बॉम्बे में सबके घर ना बहुत छोटे छोटे हैं और सब परिवार वाले लोग हैं। तो माँ आना चाहती है लेकिन रुकेगी कहाँ। तो मुझे लगा कि मेरे पास तो अच्छी व्यवस्था है, मैं अकेली हूँ यहाँ। तो मैंने माँ को मैसेज भेज दिया कि यहाँ पर है व्यवस्था, आप आ जाओ करके। और सुमीला से नज़दीक है, टैक्सी कार से जाए तो 12-15 मिनट का रास्ता था। तो माँ वहाँ पहुँची थी। वहाँ पर शुकी माता जी रहे? हाँ, आपके साथ? हाँ, मेरे साथ रहे। मैंने फिर माँ को बुला लिया, मुझे पता चला वो आना चाहती हैं, तो वो आ गई। वो तो क्या आ गई, उनके साथ सब उनके बच्चे भी आ गए। शैलेंद्र आ गया। मैंने कहा था माँ आप अपने साथ एक केयर टेकर लेके आना। तो माँ आए उसके पहले शैलेंद्र प्रिया पहुंच गए, फिर अमित दिव्या पहुंच गए। इस तरह 6 लोग आ गए माँ के साथ सब। लेकिन मैं तो सुबह से निकल जाती थी सुमीला। वहाँ सबको काम सौंपा गया। ये भी मेरा सौभाग्य था कि मुझे काम मिला कि मैं वो शुगार रूम और बाथरूम क्लीन करूँगी। तो मैं सुबह से शाम तक, शाम का लेक्चर सुन के ऐसा कहेंगी रात को आके सिर्फ सोती थी वहाँ। और फिर एक सन्यासिनी है बॉम्बे में, वंदना, वो खुद ही कार वार ड्राइव करती है। उससे मैंने बात कर ली, उसको ड्यूटी लगा दी मैंने कि तुझे रोज माँ को लेके आना है शाम को और वापस ले जाना है। सुमीला में बड़ा लिमिटेड स्पेस था, तो लोगों को 3-4 दिन के बाद चांस मिलता था लेक्चर सुनने के लिए आने। तो वंदना भी बड़ी खुश हो गई माँ के कारण, वो भी रोज आती थी और माँ भी बहुत खुश, सुविधा हो गई इतनी। माँ भी पूरा दिन रहते थे यहाँ? नहीं, माँ पूरा दिन वहाँ घर पर रहते थे, शाम को रोज आते थे वहाँ सुमीला। हाँ, डिस्कोर्स के टाइम, और बीच में ओशो को मिलने भी आए थे। फिर वहाँ खाड़ एरिया में बहुत सन्यासिनी हैं पुरानी। सबका मन हो कि हम माँ को खाने के लिए बुलाएं। तो मैंने सबको मैसेज दिया, देखो इनको परेशान मत करो, जिसका भी मन है ना टिफिन बना के ले आओ, यहाँ आके खिलाओ उनको। तो कहीं ना कहीं से रोज टिफिन आ जाता था उनके लिए। तो वो भी एक जैसे कहे ना कि सेटल हो गया मामला कि लंच अच्छे से वो खा लेते थे। तो इस तरह 5 महीने वहाँ माँ रही। फिर जब ओशो पूना गए तो माँ भी वापस पूना गई। उसी दिन उनके साथ? नहीं, उनके साथ नहीं गई। ओशो तो रात को निकल गए थे पूना, ये बाद में गई और मैं भी बाद में गई थी। तो माँ की सेवा करनी, उनके साथ केयर करना, वो आपको जिम्मेवारी कैसे मिली? उस समय जब मैं अंदर गई तो मैंने चूज किया कि मैं बुक स्टोर में काम करूंगी। कुछ समय मैंने बुक स्टोर में काम किया वहाँ। फिर एक दिन नीलम ने बुला के मैसेज दिया। माँ के साथ, माँ का जो घर था ना, अच्छा एक रूम था बड़ा, अटैच बाथरूम, बीच में दरवाज़ा था और इस तरफ उनकी बहू रहती थी, उसका बेटा, उनका परिवार। तो उनकी थोड़ी अनबनत पड़ती थी बहू की, और वो जो बच्चा था थोड़ा एबनॉर्मल था, चीखता चिल्लाता था।
तो माँ ने शायद ओशो को कहा होगा, तो ओशो ने कहा ये परिवार को यहाँ से अलग करो और ज्योति को वहाँ रखो, वो मेरी माँ की केयर लेगी। ऐसा मैसेज मिल गया। तो मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई, तो मैं वहाँ मूव हो गई। फिर माँ के नेक्स्ट रूम में बीच में दरवाज़ा था, और माँ से तो पहले से ही मेरा लगाव था, तो वो भी बहुत ही खुश हुई, क्योंकि मेरे से दिल खोल के सब कुछ वो बात करती थी। माँ को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि वो जैसे कहे ना कि जैसे बड़ी उम्र में वापस व्यक्ति बच्चा हो जाता है, इनोसेंट, ऐसे वो थी। बिल्कुल कभी आके अचानक बोल देगी, ज्योति ये खाना खाना खा के ना बोर हो गए, चल कहीं बाहर कुछ और खा के आते हैं। तो मैं उनको किसी को बोलते नहीं थे, चुपचाप निकल के रिक्शा में बैठ के चले जाते थे। रिक्शा में कार वार थी वहाँ पर, मतलब सबको बताओ, फिर कार अरेंज करो, ये करो। वहाँ बोलती ये झंझट नहीं करना है, चुपचाप चलते हैं बस। वहाँ पर तब सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं, तब तो बहुत ये बातें हैं काफी पहले की ना, तब ऐसा कुछ नहीं था माहौल कि। पूना 2 में आप बता रहे हैं? हाँ, पूना 2 उस वक्त तो काफी 87 88 की बात है। तो माहौल ठीक था उस समय, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो माँ के साथ मैं चली जाती थी, और फिर माँ का एक मैंने देखा कि वो अपना काम सब खुद करती थी, मैं सिर्फ नाम की केयर टेकर थी। हमारे जहाँ हम रहते थे रूम था, थोड़ा चल के वहाँ ड्रिंकिंग वाटर भरना है बॉटल्स में, खुद जाके भर के लाएंगी। खाना खाएंगी तो थाली रखने खुद जाती थी वहाँ पर डिश वॉशिंग एरिया में। मैं कहती थी माँ ये सब मैं करूँगी, कहती नहीं, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं खुद करना चाहिए, ज़रूरत होगी तो मैं तुझे कहूँगी। तो ऐसे छोटी मोटी कुछ बातें होती थी जो मैं केयर लेती थी। माँ के पास बहुत लोग मिलने आते थे, तो मेरे से आके पूछते थे कि माँ को क्या पसंद है, उनके लिए क्या ले आए। माँ को ना नमकीन बहुत पसंद था, तरह तरह के, जैसे सेव पापड़ी, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उनके पास विजिटर भी बहुत आते थे तो सबको खिलाती थी। तो मैं सबको कहती थी तरह तरह के नमकीन ले आओ माँ के लिए, खाती हैं और खिलाती हैं सबको। तो लोग आते थे अच्छे से पैकेट्स लेके, झोला भर के माँ को देते थे। तो माँ देख के खुश होती थी बहुत, और बोलेगी मुझे उनका डायलॉग बड़ा याद है, कहती थी भैया आया करो लाया करो ऐसे लोगों को बोलती थी, और सब लोग भी खूब हंसते थे। माँ ने मुझे ऑब्जर्व किया कि मेरे पास कोई कुछ ले आता है तो मैं मना क्यों करती हूँ। मेरी थोड़ी अपनी नेचर थी, कोई कुछ लाया तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मैं बोल देती थी। तो माँ ने ये देखा, कहती देख ना मत किया कर, कोई प्रेम से कुछ भी लाता है, तुझे नहीं चाहिए ना तू ले ले, और नहीं चाहिए तो किसी और को दे दे, लेकिन उसकी खुशी समझना, वो लाया है खुशी से। तो ये मैंने माँ से सीखा एक, कि ना नहीं कहनी चाहिए। जैसे हमें देने में खुशी होती है तो दूसरा दे रहा है तो उसको भी कुछ भाव उठाया, खुशी से दे रहा है तो उसे ले लो, और ठीक है नहीं चाहिए तो किसी को दे दो, लेकिन ना मत बोलो। ये माँ ने मुझे सिखाया कि ना कभी नहीं बोलनी है। और उन दिनों ओशो अंग्रेजी में प्रवचन करते थे, और मेरा ये काम था, माता जी को साथ ले जाती थी मैं, जहाँ से ओशो की एंट्री होती थी वहीं से आगे से ही पोडियम के साथ ही एक दूसरी एंट्री थी, जहाँ से हम दोनों जाके, और माँ की कुर्सी वहीं रखते थे नज़दीक, कि कभी उनको बीच में उठ के जाना पड़े तो चुपचाप उठ के जाएं। लेकिन 3 साल में एक बार भी वो डिस्कोर्स के बीच में उठी नहीं। एक दिन माँ को मैंने पूछा कि ओशो तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आप बोर नहीं होते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं होगा। माँ कहती है समझना क्या है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है, मीठी है, मैं तो ध्यान में चली जाती हूँ, बाकी समझना क्या है, मुझे कहने लगी।
कहती मेरी समझ में नहीं आता ये लोग क्या प्रश्न लिख लिख के पूछते हैं और वो भी उत्तर देता रहता है। बड़ा खेल चल रहा है, प्रश्नोत्तरी का बड़ा खेल चल रहा है यहाँ। और दूसरी बात जो मैंने माँ में देखी कि जब उनकी मूड होती थी तो कुछ कुछ बातें वो बताती थी, पिछली बातें। जैसे एक बार मैंने उनसे पूछा कि माता जी जब ओशो छोटे थे तो आपसे डरते थे? तो वो कहती है क्या बात करती हो, मैं उससे डरती थी कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, तो हम लोगों को संभाल के उससे बात करनी पड़ती थी। वो कभी नहीं डरता था। और माँ ने बताया कि एक दिन खाली नहीं होता था जब कोई ना कोई उसकी शिकायत लेके आता था हमारे पास। कोई औरत अपने बच्चे को लेके आएगी, देखो तेरे बेटे ने मेरे बच्चे को पीटा है। तो मैं कहूँ उसने कहाँ पीटा है, वो तो अंदर बैठा है। उसको क्या करते थे, पीछे के दरवाजे से आके अपने रूम में बैठ के अपनी बांसुरी बजाने लगते थे। वो तो बैठा है बांसुरी बजा रहा है, कहते नहीं नहीं अभी पीट के गया है मेरे बेटे को। तो माता जी कहती मैं उसको खींच के बाहर लाती थी, लो भाई तेरे बेटे को पीटा है, तू इसको पीट ले, और क्या कर सकते हैं। तो पीटेगी कैसे वो औरत, फिर उसके बच्चे को प्यार करेगी माँ, फिर चले जाएंगे वो लोग। तो इस तरह कहती थी, बहुत हरकतें करता था, बचपन से इसकी आदत थी। एक बात जो माँ ने बताई थी कि जब ओशो उनके घर में थे तो वो गाडरवाड़ा से कुचवाड़ा जा रही थी अपनी माँ के यहाँ डिलीवरी करने के लिए। तो बीच में एक नदी पड़ती है, वो नदी नाव में जाना पड़ता है दूसरी तरफ। तो माँ अपने कोई भाई था या मामा था, कौन था, उनके साथ गई थी। तो वो जो नावक था इनको नाव में बिठाने के लिए तैयार ही नहीं था। वहाँ गांव में ऐसी मान्यता थी कि कोई भी औरत अगर प्रेग्नेंट है, मामा और भांजी अगर साथ में नाव में बैठेंगे तो नाव डूब जाएगी मेरी, मैं नहीं ले जाता हूँ। और वो एक ही नाव थी, तो एक किनारे बैठे थे निराश होके कि अब क्या करें, ये तो जिद पर रहा है, लेके नहीं जाऊंगा। तो इतने में एक साधु जंगल से आया, कहाँ से, कहती है अचानक वो प्रकट हुआ, कहाँ से आया कैसे आया। और वो नावक को कहने लगा तू क्या बात करता है कि तेरी नाव डूब जाएगी इनको ले जाएगा तो। अरे इसके गर्भ में जो बच्चा है ना वो तो कईयों को सागर पार करवाएगा, ले जाए इनको। ऐसा करके फिर वो नावक इनको ले गया। तो माँ ऐसी कभी कभी घटनाएं बताती थी। फिर एक प्रवचन में ओशो ने कह दिया कि मेरी माँ इतनी भोली भाली है कि वो इनलाइटेंड है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो इनलाइटेंड है। अंग्रेजी में प्रवचन था। तो जब हम आ गए तो मैंने माँ को बताया कि आज ना प्रवचन में ओशो ने आपकी बात कही और ऐसा कहा कि आप इनलाइटेंड हो। तो माता जी कहने लगी ये बड़े बड़े शब्द मेरी समझ में नहीं आते, इनलाइटनमेंट और ये क्या होता है। मुझे तो इतना ही पता है, मुझे भूख लगती है मैं खाना खाती हूँ, नींद आती है तो सो जाती हूँ। जैसे मैंने बताया पहले कि ओशो ने अंग्रेजी प्रवचन में बताया कि मेरी माँ इनोसेंट है, इनलाइटेंड है, लेकिन उसे पता नहीं है। फिर बाद में साथ साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जब मेरी माँ शरीर छोड़ेगी तो उनकी समाधि बनेगी, जहाँ उनके पिता की समाधि है लेडी कम्यून में, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी माँ की भी समाधि बनेगी। ये इंस्ट्रक्शन ओशो ने खुद दे दिए थे। धीरे धीरे फिर ओशो की तबीयत थोड़ी नाजुक होने लगी, उनकी वेट बहुत कम होने लगी। तो माँ देखती थी, कहती थी ये ढीले ढीले ऐसे रोब्स पहन के ऐसे ही दिखा रहा है, लेकिन बहुत पतला हो गया, मैं देख सकती हूँ कि बहुत पतला हो रहा है। माँ को बहुत देख के जैसे पीड़ा होती थी भीतर। फिर एक बार माँ ने
मैसेज भेजा ओशो को। जैसे बचपन में बच्चों की नज़र उतारते हैं, ऐसे माँ ने मैसेज भेजा कि मुझे लगता है आपको किसकी नज़र लग गई है और मैं आऊँ आपकी नज़र उतारूँ। तो ओशो ने मना कर दी, बोले जो भी करना है वहीं बैठे करो, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे याद है माँ ने कुछ किया था, वो जो फटकड़ी फटकड़ी करके कुछ आग में डालते हैं, क्या करते हैं, वो सब किया था उन्होंने। फिर 9 दिसंबर निर्वाणों की डेथ हो गई, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। कम्यून में जितने लोग थे उन सबको बहुत कहें कि हर्ट हुआ कि निर्वाणों का सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया गया। आनंदों ने जाके ओशो को बताया कि लोग कहते हैं दे आर हर्ट। तो ओशो ने कहा कि यू पीपल डोंट नो हाउ मच आई एम हर्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इनलाइटन हो गया है तो वो इनसेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। छोटी छोटी बात उसको बहुत गहरा असर करती है। तो मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि 9 दिसंबर के बाद ओशो के चेहरे पर वो खुशी, वो प्रसन्नता नहीं दिखती थी। 2 दिन बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था 11 दिसंबर। वो आए पोडियम पर, जैसे नमस्ते करते थे हमेशा, नमस्ते शुरू किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी जैसी छाई हुई थी। तो जब इस तरफ उनका मुँह हुआ माँ की तरफ, तो माँ अपनी चेयर से उठ के खड़ी हो गई और उनकी ऐसे जैसे आरती करने लगी, ऐसे ऐसे करके। और ओशो भी रुके रहे पूरा समय, ऐसे जल्दी हट नहीं गए। उन्होंने माँ को अलाउ किया, जो वो करना चाहती थी करने दिया। ओशो हमेशा की तरह इसके बाद भी हॉल में आने लगे। लास्ट दर्शन उनका था 17 जनवरी को। 18 जनवरी वो नहीं आए। मैसेज आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आज नहीं आएंगे, अपने रूम में बैठ के ही हमारे साथ ध्यान करेंगे, ऐसा मैसेज मिला था। और 19 जनवरी करीब 5 बजे शाम को नीलम माँ आई माँ के रूम में। माँ बाथरूम में गई हुई थी, तो नीलम ने बीच का जो हमारा दरवाज़ा था वो खोला। मैं अपना रोब आयरन कर रही थी, तो मैंने देखा कौन है, तो नीलम है और उसकी आंख में आंसू थे। तो मैंने एकदम उठी और वो प्रेस बंद कर दी, मैंने ऑफ कर दी और मैंने कहा क्या बात है। तो नीलम वहाँ माँ के रूम में जाके ज़मीन पर बैठ गई। उसने बताया कि ओशो नो मोर, चले गए। वो भी रोने लगी और मेरे भी बहुत आंसू बह रहे थे। तो इतने में माँ आई बाथरूम के बाहर, देखा ये दोनों बैठी रो क्यों रही है। तो वो आ गई, बोले क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। तो मैंने कहा माँ ओशो चले गए। तो उन्होंने नहीं समझा, बोले कहाँ चले गए, कहाँ गए, ऐसे बोलने लगी। तो फिर मैंने उनको बताया कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर तो माँ ज़ार ज़ार रोने लगी ज़ोर से। वो सुन के मतलब उनको बहुत शॉक लगा, सडन न्यूज़ थी एकदम। अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, सन्यासियों को पता नहीं था कि ओशो ने शरीर छोड़ा है। तो बाहर आवाज़ न जाए। नीलम तो उठ के चली गई, मुझे बोली तू माँ को संभाल, मैं जाती हूँ। तो मैं माँ के साथ बैठी रही, वो बहुत रोती रही। फिर करीब 6 बजे मैसेज आया कि माँ को मैं लेके आऊँ, वो उनके दर्शन कर सकती है। तो मैं माँ को लेके गई वहाँ, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं लाउसू गेट पर ही खड़ी रही। माँ को अंदर ले गए और नीलम माँ ने बाद में बताया कि वो उनके ऊपर जैसे गिर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि ये लोगों ने तुझे मार डाला, ये लोगों ने तुझे मार डाला, ऐसे बोल रही थी और रो रही थी।
फिर माँ को वापस लाया गया, मैं उनको लेके उनके कमरे तक गई। फिर 7 बजे सब लोग बुधा हाल में इकट्ठे हुए थे, वाइट रोब की तरह जैसे हमेशा इकट्ठे होते हैं। तो मैं भी 7 बजे वाइट रोब के लिए गई। अमृत तो वहाँ आके उसने सब अनाउंसमेंट की कि ऐसे ऐसे हुआ है और उनके शरीर को हम 10 मिनट लाएंगे, उन्होंने ऐसा ही कहा है, फिर बर्निंग घाट ले जाएंगे। इस तरह कहें कि म्यूज़िक और सॉन्ग्स के साथ जैसा ओशो डेथ सेलिब्रेशन कहते हैं, उसी ढंग का डेथ सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ ओशो का। उसके बाद माँ कुछ दिन तक उनका रोना बंद नहीं हो रहा था, बहुत रो रही थी। मैं उनके पास बैठी रहती थी। तो एक बार उन्होंने कहा, देखो ज्योति, मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। आप लोगों के तो सिर्फ सदगुरु चले गए ना, मेरे तो 3 लोग चले गए हैं। मेरा बेटा गया, मेरा सदगुरु गया, और उन्होंने मुझे नया जन्म दिया। वो मेरे पिता समान भी थे। तो 3 लोग चले गए मेरे जीवन में से। फिर जैसे हमने समझा था ओशो से कि कोई भी रोए तो उसको ज़बरदस्ती चुप मत करवाओ, तो बस उनके पास बैठो, उनका ध्यान रखो। फिर धीरे धीरे माँ कुछ ही दिन में बिल्कुल शांत हो गई और उनका जो जैसे डेली रूटीन था वापस शुरू हो गया। सुबह उठना, उठ के सुबह पहला काम ये करते थे कि फ्रेश होके बुधा हाल के 3 चक्कर मार के आते थे, वॉक करते थे, और फिर आके ओशो का डिस्कोर्स सुनते थे। सुबह सुबह पूरा डिस्कोर्स सुनना है, फिर नाश्ता होगा, जो भी कार्यक्रम है वैसा उनका चलता था। एक बात बताना मैं पहले भूल गई हूँ कि माँ हॉल में कुंडलिनी ध्यान करने रोज जाती थी, ओशो जब शरीर में थे। तो जब उनको पता चला कि माँ रोज जाती है कुंडलिनी ध्यान करने, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि अभी आपको कुंडलिनी ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो कुंडलिनी ध्यान। तो उस मैसेज के बाद उन्होंने कुंडलिनी ध्यान बंद किया था और मौन बैठे थे, विपස්සना करते रहते थे। कुछ समय के बाद ओशो के भाई विजय भैया बहुत बीमार हो गए। उनकी भी हार्ट एनलार्ज हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, आईसीयू में भर्ती थे, और डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि ये बस 2-4 दिन के मेहमान हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। हालत बहुत ख़राब थी। तो माँ उनको देखने गई थी। जब हॉस्पिटल से वापस आई तो मेरे रूम में आके बैठी। मेरे रूम में बहुत बड़ी ओशो की एक फ़ोटो लगी हुई थी। ऐसे बैठ के ओशो के फ़ोटो की तरफ देख के बातें करने लगी। कहने लगी ओशो को कि देखो, अभी तक मैंने तेरे से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं मांगती हूँ। खुद तो चले गए, अब भाई को बुला रहे हो, ये मेरे से सहन नहीं होगा। जिसको भी बुलाना है बुलाना बाद में, पहले मुझे बुला ले। जैसे ना बहुत गहराई से उनसे ये जैसे एक तरह की प्रार्थना कहें, भीतर से निकली है प्रार्थना, और रो रही है और बोले जा रही है ऐसे। और मैं तो मानती हूँ कि जैसे अस्तित्व ने उनकी प्रार्थना सुनी, विजय भैया ठीक हो गए। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये ठीक कैसे हो गए। और माँ बीमार पड़ गई। अचानक उनको थूक में ब्लड आने लगी। फिर उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। काफ़ी समय हॉस्पिटल में रही वो। फिर मैं उन दिनों जाती थी कैंप्स लेने, टूर पर जाती थी। मेरी टिकट्स बुक थी, तो मैं माँ के पास हॉस्पिटल में गई देखने। तो मैं थोड़ी दुविधा में थी कि मैं जाऊं कि न जाऊं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा चलो माँ से ही पूछ लेती हूँ। तो मैंने माँ को बताया, माँ ऐसा है, मेरी टिकट्स हैं और ऐसे ऐसे जाना है। तो मैं टिकट्स
कैंसिल करा देती हूँ, ऐसा मैंने उनको कहा। तो उन्होंने थोड़ा अलग ढंग से सुना, बोले बहुत अच्छा किया कैंसिल करा दी, तुझे कहीं नहीं जाना है, ऐसा मुझे बोल दिया उन्होंने। तो फिर उनका बेटा अमित भी वहाँ था, उन्होंने माँ को कहा कि ये कह रही है कि कैंसिल कराऊँ, कराई नहीं है। तो बोले नहीं कराई है तो करा लो। मैंने कहा नहीं जाना है। तो फिर मैं नहीं गई टूर पर। फिर हॉस्पिटल से कुछ दिन बाद घर भी लाया गया उनको। हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रहे वो। नीलम माँ भी उनको मिलने गई थी एक बार हॉस्पिटल। नीलम माँ ने बताया, माँ से पूछा कि माँ कैसे लग रहा है, हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तो बोले मुझे क्या करना है, बाकी सब लोग जो करना है कर रहे हैं, मैं तो मेरी श्वास देख रही हूँ कि श्वास मेरी आ जा रही है, चल रही है, और मैं साक्षी हूँ, श्वास को देख रही हूँ। फिर बहुत सारे टेस्ट हुए माँ के कि ये खून आ कहाँ से रहा है, भीतर से, पेट से। एक टेस्ट थी जो कहते हैं कि बहुत पेनफुल होती है, मुंह से नलियाँ वलियाँ डालते हैं पेट में। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई शायद वो टेस्ट करें तो पता चले। तो माँ के बेटों ने कहा कि बड़ी पेनफुल टेस्ट होती है। माँ को बताया उन्होंने। तो माँ उनको कहती है कि भाई वो करा ही लो, नहीं तो तुम्हारे मन में रह जाएगा कि माँ की हमने ये टेस्ट नहीं कराई, तो करा लो और मैं मेरे शरीर से बात कर लूँगी, कोई चीखूंगी चिल्लाऊंगी नहीं, शांत रहूँगी। फिर माँ ने बताया, मैंने शरीर को बोल दिया कि देखो ये टेस्ट होने वाली है और पेन भी होगा गले में, लेकिन तुझे शांत रहना है, करानी है टेस्ट, और टेस्ट के बाद ना मैं तुझे हलवा खिलाऊंगी। ऐसे अपने मन से उन्होंने बात की और उनकी वो टेस्ट भी हो गई। और संयोग ऐसा हुआ, टेस्ट के बाद सुमन माँ उनके लिए हलवा बना के लेके आ गई थी। किसी ने उनको कुछ कहा भी नहीं था। तो इस तरह की बातें घटती थी। फिर आखिर डॉक्टरों ने रिलीज कर दिया, उनको घर ले आए। उसके बाद वाइट रूम में सब लोग जाते थे, मैं माँ के साथ बैठी रहती थी। उन दिनों मैं ट्रांसलेशन का काम करती थी, तो उनके रूम में वो लेटी रहती थी और मैं अपना बुक लेके काम करती थी। फिर कभी कभी हम बाहर जाके बैठते थे प्लाजा में, एक आर्ट हाउस में वहाँ बरामदा था, वहाँ बैठ जाते थे। शरीर छोड़ने के 2-3 दिन पहले माँ ने मुझे अपनी पूरी जीवन की कहानी सुनाई और एंड में बोले कि आज तुझे मैं बताती हूँ कि पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत काम किया, घर में इतने बच्चे थे और उन दिनों वो फ्रीडम की वो लड़ाई जो चल रही थी, बड़े उनमें इन्वॉल्व थे। तो इनके घर में कहती थी कि 40-40 लोग अचानक आ जाते थे, छुपते थे आके। तो पिताजी कहते थे कि चलो इन सबको खाना खिलाना है। तो कहती 40-40 लोगों का हम खाना बनाते थे, सबको खाना खिलाते थे। बड़ा व्यस्त जीवन रहा, खूब काम किया। लेकिन आज बताती हूँ कि काम करते करते मुझे राम मिल गए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर ऐसे ही हम बातें कर रहे थे तो मैंने माँ को कहा कि माँ मेरी भी अभी इतनी उम्र हो गई है। तो मुझे बोली, उम्र शरीर की होती है, आत्मा की कोई उम्र होती है? कभी ये बात ही मत करना कि मेरी ये उम्र हो गई है, ऐसा मुझे उन्होंने कहा। फिर 2 दिन बाद मैं मेरे रूम में थी, शाम को सब लोग वाइट रूम में चले गए थे। तो ये दरवाज़ा खोल के मेरे रूम में आई। मेरे रूम में एक छोटा इलेक्ट्रिक लैम्प थी, दिए की शेप की, उसकी लौ ऐसे कंपती थी, इलेक्ट्रिक का था वो दिया। रूम में आके मुझे माँ जी कहती है कि ज्योति ये तेरा दिया बहुत अच्छा है, बस इतना बोल के वापस चली गई अपने रूम में। मुझे ऐसे कुछ सूझ आई
तो मैं वो दिया लेके अनप्लग किया और उनके पीछे पीछे ले गई। मैंने कहा माँ आपको ये पसंद है ना, इसको आप रखिए, कहाँ लगाना है बताइए। तो बोली ये मेरे बेड के सराहने लगा दो। फिर बोलने लगी कि एक ही बात है ना, तेरे रूम में था अभी यहाँ रहेगा। मैंने कहा एक ही बात है, आप रखो इसको। ऐसे करके मुझे उस टाइम ख्याल नहीं आया कि ये अपना दिया खुद जलवा रही है। अंत में कोई मरता है तो दिया जलाते हैं ना। मैंने एक लेख लिखा था, माँ ने अपना दिया खुद जलवाया। फिर वो लेट गई और फिर मैं आके उनके रूम में बैठ गई, वहीं बुक लेके आई और मेरा काम कर रही थी। फिर लेटी हुई है और आँख खोल के मुझे कहा ज्योति तू ना बाथरूम से वो पार्ट लेके आ, मुझे थूकना है। अब यहाँ वो लेटी हुई है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बाथरूम से जाके पार्ट ले आनी है। तो मैं पार्ट लेके आई, इतने में तो वो उठ के ज़मीन पर बैठ गए, लेट गए ज़मीन पर। मैंने आके देखा कि क्या हुआ, ज़मीन पर क्यों लेट गए। तो मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो सिर एकदम ठंडा। फिर मेरे टच से उनको जागरण आया तो ऐसे ऊपर मुंह करके और पार्ट में थूका क्या, बहुत बड़ी उनको ब्लड वॉमिट हुई उस समय। मैं घबरा गई देखे इतनी बड़ी ब्लड वॉमिट। और मैं एकदम उठी, हमारे रूम में फ़ोन था, इंटरफोन। तो माँ ने देखा ये उठी है, कुछ फ़ोन कर रही है। तो ऐसी हालत में मुझे कहती है कि देखो सबको कहना मुझे हॉस्पिटल न ले जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं शैलेंद्र को बुला रही हूँ फ़ोन करके, आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। मैंने फ़ोन किया गेट पर, तो संयोग से एकदम वहाँ जो गार्ड बैठा था उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा अंदर हॉल से शैलेंद्र को बुला के लाओ, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। और 2-4 मिनट में शैलेंद्र और उसके साथ अमृतो भी आ गया, डॉक्टर अमृतो, दोनों आ गए। उन्होंने आके माँ को देखा तो पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। फिर शैलेंद्र उनका ब्लड प्रेशर देखने लगे तो मशीन में कुछ आ ही नहीं रहा था, सब नसें अंदर सिकुड़ गई थी। फिर शैलेंद्र ने कहा कि माँ आपको हम ऊपर बिस्तर पर लिटा दें, उठाएं आपको। तो बोली कि नहीं मुझे यहीं रहने दो। फिर शैलेंद्र ने कहा आपको डॉक्टर चेक करेगा तो उसको सहूलत होगी ना ऊपर। तो फिर बोली अच्छा जो करना है करो। ऐसे करके उनको फिर उठा के बिस्तर पर लेटा दिया ऊपर बेड पर। वाइट्रो पूरा हुआ, थोड़ी खबर फैल गई कि माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो वाइट्रो के बाद कुछ लोग उनके रूम में आने लगे, सन्यासी। थोड़ी देर में जैसे पूरा रूम भर गया, बहुत सारे सन्यासी पहुंच गए और माँ लेटी हुई है। उन्होंने आंख खोल के देखा कि बहुत लोग बैठे हैं रूम में। बोले कि इन सबको कहो जाके खाना खाएं, यहाँ क्यों आके बैठे, सबको भेज दो। फिर हमने सबको कहा कि आप चले जाइए, माँ कह रही है आप जाके खाना खाओ। तो सब लोग उठ के चले गए। इस तरह मतलब ऐसा देखें कि ब्लड प्रेशर नहीं है और शरीर में कोई जान नहीं है, लेकिन वो पूरा अपना होश संभाले रखी, एंड तक होश संभाले रखी। करीब मेरे ख्याल से 3-4 घंटा उसके बाद उनकी ये अवस्था रही। बीच बीच में उठ के बैठती थी, थोड़ा बोलती थी कि मुझे ना थोड़ा पानी पिला दे, फिर लेट जाती थी। फिर लास्ट में कहा कि कीर्तन लगा दो, तो हमने तरुमा की कीर्तन भी लगा दी। ऐसे करके लास्ट में करीब मेरे ख्याल से रात को 2-2:30 बजे उठ के बैठे वो, और ऐसा कहें कि अंतिम श्वास उन्होंने बाहर छोड़ दिया और शांत हो गया उनका शरीर। इसके पहले मैं एक घटना बताना भूल गई। शरीर छोड़ने के
कोई 3-4 दिन पहले माँ नीलम उनको मिलने आई थी। तो माँ नीलम ने कहा कि माँ, आपने हॉस्पिटल में बताया था कि आपने एक गीत लिखा है, जो मुझे आपने सुनाया भी था, तो आज आप बुधाल में सबको सुनाओगे वो गीत? तो माँ ने कहा ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैंने कहा माता जी, माइक से गाना पड़ेगा आपको, घबराहट तो नहीं होगी? तो हंस के बोले, अरे काहे की घबराहट, माँ किसकी हूँ मैं। ऐसे करके वो बुधाल में चले थे। वो हमारे पास वीडियो भी है, माँ बुधाल में गा रही है, गीत गा रही है, जिसके वर्डिंग इस तरह है, जीने की कला सिखाई ओशो ने, मरने की कला सिखाई, हंसते हंसते जीना, हंसते हंसते मरना। और अंत में कहती है, गुरु ओशो को नमन। इस तरह का वो प्यारा गीत उन्होंने बुधाल में सबको सुनाया था। फिर तो ओशो की देशना के अनुसार उनकी अस्थियां लाई गई, बर्नी घाट उनको ले गए और अस्थियां डाल के उनकी वहाँ समाधि बनाई गई, जो कि अभी भी पुणे कम्यून में है। आपने बताया था कि ओशो ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनकी समाधि कहाँ बनेगी, उसके बारे में बताइए। वो बताया था ना, उनके पिता की समाधि ऑलरेडी बन चुकी थी। बोले उनके साथ ही साइड में मेरी माँ की समाधि बनेगी। दोनों समाधियाँ साथ में हैं, साइड साइड में। तो ओशो शरीर छोड़ने से कितने समय पहले ये बात बोल गए? एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, अंदाजा कहूँगी कि 1-1.5 साल पहले कहा था उन्होंने। हाँ। और उन्होंने अपनी भी समाधि जो तैयार करवाई थी वो भी उन्हीं दिनों में कराई? वो समाधि की अगर बात करूं, ओशो ने ऐसे कह दिया कि जहाँ च्वांगसू हाल था, जहाँ शुरू में प्रवचन होते थे, लोगों को संन्यास देते थे, दर्शन होता था, ओशो ने कहा वहाँ मेरे लिए नया बेडरूम बनाओ, ऐसे बोला उन्होंने। और खुद सब डिज़ाइन करके दिया था कि कैसे कैसे मेरा रूम होगा। इतना बड़ा हॉल है, 200 लोग बैठते थे। और उन्होंने काम चल रहा था वहाँ, जैसे उन्होंने बताया था, लेकिन लास्ट में उन्होंने डेट दे दी थी कि इस डेट तक मुझे ये तैयार चाहिए। तो दिन रात वहाँ काम चला था और वो तैयार हो गया, जिसको अब हम समाधि कहते हैं। और उस रूम में वो कोई मेरे ख्याल से 8-10 दिन आके रुके भी थे। फिर वापस अपने रूम में चले गए और बोले कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो ये जो बेड है इस रूम में, इसके नीचे मेरी वो अस्थियां रखना और लोग यहाँ आके मौन ध्यान करेंगे, ये मेरी समाधि होगी, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। लेकिन ओशो के पिता और माता की जो समाधि है वो कोई ऐसा रूम वूम नहीं है, जैसे टोम्ब होती है ना बड़ी, इस तरह की काफ़ी बड़ी ऐसे टोम्ब है और उन पर लिखा हुआ है उनका नाम और डेट्स, कब पैदा हुए, कब शरीर छोड़ा। थैंक यू।